Okay, welcome to the second lecture of operating system. So सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स आप क्यों पढ़ते हो और हम इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे एंड what are the various objectives to teach this course. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस वजह से पढ़ रहे होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि एक ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले लेट्स डिफाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्ड है उसको अगर आप रिवर्ट करें तो वर्ड बनता है सिस्टम ऑपरेटिंग। अगर हम इसको ग्रामेटिकली करेक्ट कर रहे हैं तो सिस्टम ऑपरेटर एक वर्ड बनता है। सिस्टम, व्हाट इज मेंट बाय सिस्टम? A system is any process or set of procedures which we follow to do any task. वो एक सिस्टम होता है। हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे? मशीन सिस्टम की, कंप्यूटर सिस्टम। वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर सिस्टम। इस तरह से हमारे घर के चलाने का भी एक सिस्टम होता है, प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो घर का जो सरबराह होता है वो उसको ऑपरेट कर रहा होता है। हमारे होम में हमारे सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। उन सबको जो कंट्रोल उन सबका जो कंट्रोलर होता है वो उसका ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक सिस्टम है, घर एक सिस्टम है, उसको चलाना है। उसको जो चला रहा होता है, जो उसको मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है, ही इज कॉल्ड और शी इज कॉल्ड ऑपरेटर। तो यूजुअली हमारे जो फादर होते हैं वो इसको लीड कर रहे होते हैं, तो उसको फादर को, डैडी को हम कह सकते हैं सिस्टम ऑपरेटर। ओके, सो वो कर क्या रहा होता है? व्हाट ही और शी इज डूइंग, क्या कर रहा होता है? रिसोर्स मैनेज कर रहा है। कौन कौन से रिसोर्सेज मैनेज करने हैं? इनकम, सबसे पहले अगर होम की बात करें, होम में रूम्स हैं, ठीक है। यू हैव सपोज 5-6 गाइस लिविंग इन अ रूम, तो कौन से एक बंदे को कौन सा रूम एलोकेट करना है, इसी को तो रिसोर्स एलोकेशन। ओके, इसके अलावा अगर फूड की बात करें या पॉकेट मनी की बात करें, किस बंदे को कितनी पॉकेट मनी मिलेगी, इसी से रिसोर्स एलोकेशन। तो जो लीडर होता है, जो सिस्टम ऑपरेटर होता है, वो डिसाइड कर रहा होता है कि किस पर्सन को कौन सी चीज़ मिलेगी, कितनी चीज़ मिलेगी, ठीक है, और कितनी देर के लिए मिलेगी। ये नहीं है कि अनलिमिटेड है, आप पढ़ते जा रहे हो बीएस में, आपको फीस मिलती जा रही है, ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ बाउंड, देयर इज़ अ लिमिट। 4 से 5 साल हो गए, ठीक है, 6 साल हो गए, ठीक है, 7वें साल आपको कहेंगे भाई अल्लाह हाफिज़, आप डिग्री तो आप कंप्लीट नहीं हो रही, तो फीस भी आप अपनी नहीं मिलेगी। तो there is a limit of resources always there. Unlimited resources किसी के पास नहीं है, ये है किसी के पास। सारे के सारे रिसोर्सेज, जिसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे जो हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है, उसकी एक लिमिट है। सो उन रिसोर्सेज में रह के हम ज़्यादा हो सकते हैं। उन रिसोर्सेज में आप रह के आप अपने जो जिनको अपने रिसोर्स एलोकेट करने हैं, अपनी रिसोर्सेज को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये मैंने एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम की। तो बेसिकली जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटर। अब क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि सिस्टम को हमने डिफाइन कर दिया गया सेट ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है? व्हाट इज अ कंप्यूटर? बस मशीन, वो तो भाई रेडी वाला बता देगा जिसपे ये सिस्टम परफॉर्म होते हैं। लेकिन कंप्यूटर है क्या? तो घर में भी परफॉर्म होता है सिस्टम। कंप्यूटर कंप्यूटर की डेफिनेशन है आपको आती है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन
It takes a set of inputs, process those instructions are on data and generate the output. This is simple definition of a computer. क्लास 6 में था, मैं फर्स्ट टाइम मैंने कंप्यूटर से फेमिलियर हुआ, तो एक डेफिनेशन याद भी थी, अभी तक याद है, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम क्विकली एंड इजीली। तो पहला ये वो सेंटेंस था जो मैंने अभी तक मुझे याद है, या उससे इसके अलावा भी बात याद है। और गली में खेलते थे बच्चों के साथ, पंजाबी में गालियाँ बुलियाँ निकालना, तो उनको जब मैं सुनाता था ना ये वाली जब कोई, तो वो यार इस लड़के को बड़ी निशान है। तो ये मुझे अभी तक याद है, उस टाइम से मुझे बेस था कंप्यूटिंग का। तो मैं ऐसे के बाद मैंने कंप्यूटिंग जो है उसको मैंने ऐसे कोर्स यूज़ किया। सो हमने कंप्यूटर को डिफाइन कर दिया, सिस्टम को डिफाइन कर दिया, ठीक है। ऑपरेटर का भी हमें पता है, क्योंकि सिस्टम को ऑपरेट कर रहा था, मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अब हम इसको कंबाइन करते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको आती है, व्हाट इज मेंट बाय कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर इज समथिंग एल्स, कंप्यूटर सिस्टम इज समथिंग एल्स। सिस्टम जो है वो एक इन्वायरमेंट है, सिस्टम एक इन्वायरमेंट है। जब आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो, ठीक है, कंप्यूटर के साथ प्ले अराउंड करते हो, जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, उस इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें होती हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स? Application softwares, system softwares. Mainly two types of softwares are there: system software and application software. What is the example? What is an example of system software? System software की कोई example दे दें? Driver और Windows. Windows is an example of system software. Any other? लिनक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। अगर हम लिनक्स की बात करें, लिनक्स में डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, लाइक लिनक्स में ubuntu, fedora, CentOS, red hat linux and blah blah blah. These are the various linux distributions जिसको हम कह सकते हैं कि these are system software packages, ठीक है। तो जब आप बाजार से हार्डवेयर परचेज करके लेके आते हो, आप बटन प्रेस करते हो, उसको ऑन करते हो, चलना शुरू हो जाता है। इन केस अगर उसके ऊपर डिफॉल्ट कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, चलना शुरू हो जाता है? नहीं चलता वो, अनलेस अनटिल जब आप उसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल ना कर लें या लिनक्स की कोई डिस्ट्रीब्यूशन ubuntu ना इंस्टॉल कर लें। तो आप हार्डवेयर लेके आते हो, उसके ऊपर आप इंस्टॉल करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इतना पता चल गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है? ये विंडोज भी है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन हार्डवेयर आर्किटेक्चर कि वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स की कोई डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉयड इंस्टॉल कर सकते हैं, iOS इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो this is what we do after purchasing the hardware. उसके बाद आपने क्या करना होता है एज ए डेवलपर, ठीक है। विंडोज को इंस्टॉल होगी, इंस्टॉल की क्यों? अपने यूजर ने अपने टास्क परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल उसने कैलकुलेटर यूज करना है, उसने नोटपैड यूज करना है, उसने जावा के ऊपर डेवलपमेंट करनी है, नेटबीन्स इंस्टॉल करना है, पाइथन के ऊपर डेवलपमेंट करनी है, उसने पाइथन एनाकोंडा इंस्टॉल करना है, व्हाटएवर C++ में उसने करनी है, ठीक है। उसने उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो दीज आर जो भी उसने पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, ठीक है, वो क्या है? वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है। नोटपैड है, NetBeans है, so forth. These are called application programs. Okay. Once you have installed OS, then you will install application programs. और इन application programs को कौन यूज करेगा? यूजर। तो जब मैं इस यहाँ पे खड़ा होके
इसके ऊपर मैंने ब्राउजर ओपन किया है और मैंने जूम के ऊपर मीटिंग क्रिएट की है, ठीक है। तो ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो मी ब्राउजर विंडोज एंड हार्डवेयर, these four components completely makes a computer system. So computer system क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर ये है बस, ठीक है, ये कंप्यूटर। अगर एक जो है अपने कंप्यूटर लेके हैं, हार्डवेयर लेके हैं, वो बंद भी पड़ा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? दिस इज कंप्यूटर, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं कर रहा, वो बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। स्टिल दैट इज कंप्यूटर, बट दैट इज नॉट कंप्यूटर सिस्टम अनलेस अनटिल अगर उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, उसके ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंस्टॉल नहीं है, उसको यूजर रन नहीं कर रहा, तब तक वो कंप्यूटर सिस्टम नहीं कहलाएगा। तो वी विल डिफाइन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम comprised of four components called hardware, operating system, application programs and users. Okay, हार्डवेयर अगर आपके पास देयर आर आर्किटेक्चर के हवाले से अगर देखें तो हार्डवेयर टू टाइप्स का होता है नॉर्मली 32 बिट 64 बिट। अकॉर्डिंग टू 64 बिट 32 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। कैम नहीं चल रहा, कहाँ से ऑन होगा? So according to your hardware, ये 32 बिट है या 64 बिट है, उसके ऊपर आप उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। आपने पॉइंटर्स पढ़े होंगे C++ में। पॉइंटर का साइज क्या होता है? 4 बाइट्स। 4 बाइट पॉइंटर का साइज तब होगा अगर 32 बिट सिस्टम है। अगर 64 बिट हार्डवेयर है तो फिर उसका 4 बाइट साइज नहीं होगा, उसका 8 बाइट साइज होगा। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि पॉइंटर का साइज क्या होता है, तो अगर आप 4 बाइट कह देंगे या 8 बाइट कह देंगे तो वो कहेगा रॉन्ग। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर इज मशीन डिपेंडेंट। जब आप कहेंगे ना पॉइंटर के साथ मशीन डिपेंडेंट है तो वो कहेगा ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया, कल से जो क्या उसको पता है कि इसको सेंस है, ठीक है, कि क्वेश्चन कितना क्रिटिकल है, ठीक है। ऑल्दो कि अगर आप 4 बाइट्स कह देंगे उसको समझ आ जाएगा कि किसने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो कहेगा इसको सेंस नहीं है, रट्टा लगाया हुआ है। सो 32 बिट अगर आर्किटेक्चर है तो उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी 32 बिट इंस्टॉल होगा। लेकिन अगर 64 बिट हार्डवेयर है उसके ऊपर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल हो सकता है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल हो सकता है, ठीक है। 34 बिट या 64 बिट से फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं लेटर ऑन, ठीक है। सो इस पूरे कोर्स में ठीक है, अभी हम कंप्यूटर सिस्टम को जो है डिस्कस कर रहे होंगे। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले आपको हार्डवेयर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है तो आपको हार्डवेयर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सो लेट्स फॉर्मली डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? अगर विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम अगर हम इसको डिफाइन करें, ऑपरेटिंग सिस्टम हैज मेनी डिफिनेशंस with respect to many things. With respect to computer system, operating system behaves an intermediate between application programs and the computer hardware. With respect to computer system. And अगर हम हार्डवेयर की बात करें, there are lot of हार्डवेयर रिसोर्सेज। कौन कौन से हार्डवेयर पैरामीटर्स कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक मशीन को दूसरी मशीन से डिफर करते हैं? लाइक अगर आप हार्डवेयर परचेज करने जाते हो, मशीन परचेज करने जाते हो,
कौन सी चीजें देखते हैं आप? प्रोसेसर which is called CPU, and RAM which is called memory, रोम को देखने की जरूरत होती है? रोम को कोई भी नहीं देखता, उसकी बेस पे कोई डिसीजन नहीं करता कि मैंने ये मशीन नहीं लेनी, मैंने ये मशीन लेनी है, ये रोम का साइज ज्यादा है मैंने ये लेना है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क होता है? रोम से कभी स्पीड बढ़ी है? पहले ये बताइए कि रोम यूज क्यों करते हैं? रीड ओनली मेमोरी है, डेटा तो स्टोर ही नहीं होता उसमें। आपको पता है विंडोज का साइज क्या होता है? जब आप सी ड्राइव में विंडोज लोड करते हैं, मतलब विंडोज सी ड्राइव में आप रखते हैं, तो सी ड्राइव का पहला साइज आपने उसको फॉर एग्जांपल 100 GB एलोकेट किया। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं किया, बाय डिफॉल्ट सम एप्लीकेशंस प्रोग्राम जो इंस्टॉल हो जाते हैं, जैसे ब्राउजर है या कैलकुलेटर है या नोटपैड है, इस तरह के बाय डिफॉल्ट कुछ साइज होते हैं। अभी आधा भी साइज करते हैं इसको, तो कितना साइज होता है उसका सी का? सी में से कितना साइज है? पहला 100 GB है, 100 GB, उसमें से कितना GB एलोकेट हो जाता है? 5 GB, 7 GB, चलो 5 GB कर लेते हैं। रोम का साइज 5 GB होता है, तो रैम का साइज 5 GB नहीं होता, 4 GB की रैम ला के आप लगा 2 GB की रैम ला के उसमें जब लोड होता है रैम पे एएलयू में कंप्यूटर होता है, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। इसका मतलब कंफर्म है कि रोम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेट्स सी उसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो सीपीयू मेमोरी दो कंपोनेंट्स हैं मेजर, जिसके ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है कि अच्छा मेमोरी ज्यादा तो हमने ये वाला सिस्टम परचेज करना है, और इसके अलावा हार्ड डिस्क। ठीक है, ये सीपीयू प्रोसेसर रैम स्टोरेज डिवाइस इसकी बेस पे डिजाइन हो रहा है। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, गेम खेलना है, ग्राफिक कार्ड्स भी देखना पड़ेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अनदर मेजर थिंग व्हिच इज कॉल्ड आईओ डिवाइसेस, दैट ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, जिसकी बेस पे आप डिसीजन करते हैं अच्छा इसके साथ ये पोर्ट है, ये लग सकती है, ये मशीन के साथ ये फ्लाम पोर्ट जो है अवेलेबल है ताकि मैंने गेम खेलनी है, ये अवेलेबल है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। So these four major components are included in hardware, जिसकी बेस पे आप मशीन को एक मशीन को दूसरी मशीन से जो है वो डिफर कर सकते हैं, और आप उसकी प्राइस को डिफर कर सकते हैं, कॉस्ट को डिफर कर सकते हैं। तो ये हार्डवेयर के मेजर रिसोर्सेज हैं। ठीक है, दीज आर द कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं लेकिन मेजर कंपोनेंट्स ये हैं। सो अगर हम हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव से ओएस की डिफाइन करें, ओएस को डिफाइन करें, व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू हार्डवेयर। ये तो मैंने रियल लाइफ जो स्टोरीज सुनाई थी आपको, उसको मैं कहने देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स एलोकेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स मैनेजर। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ने रैम यूज करनी है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ने सीपीयू यूज करना है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ने हार्ड डिस्क यूज करनी है, आईओ डिवाइसेस यूज करनी है। तो which application program will use which type of resource for which time at how much cost, ये सारी की सारी चीज जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पे मीन्स, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, एलैबोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सीपीयू है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सीपीयू रिसोर्स जो है, ये एप्लीकेशन रिसोर्स, एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है सीपीयू को यूज करने का क्या मतलब है, किस तरह से यूज करते हैं इसको। पहली तो चीज ये बताएं कि सीपीयू इटसेल्फ क्या है। प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं? 3-4 मेजर कंपोनेंट्स जो इसके अंदर होते हैं।
इसमें एक ALU होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नंबर 2 इसमें CU होता है, कंट्रोल यूनिट। और बस रजिस्टर्स, इसमें रजिस्टर्स फाइल होती है जिसमें सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आर्किटेक्चर, अगर आर्किटेक्चर 32 बिट है, हर रजिस्टर का साइज 32 बिट होगा। डिपेंडिंग अपॉन अगर आर्किटेक्चर अगर 64 बिट है तो हर रजिस्टर का साइज 64 बिट होगा। नंबर 4 कोई और चीज जो इसमें हो सीपीयू में, कैशे। कैशे दिस इज बेसिकली मेमोरी हायरार्की है। सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन साइज में बहुत कम होते हैं। उसके बाद कैशे होती है, उसके बाद रैम होती है, उसके बाद इसको प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क, उसके बाद टर्नरी स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, हार्ड डिस्क आप बाहर रखी हुई है आपने सिस्टम से, ठीक है, कोई और चीज आपने एक्सटर्नल फ्लैश मेमोरी है, दिस इज योर एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है, तो वो सारी यहाँ पे आ जाती है टर्नरी स्टोरेज। तो दिस इज मेमोरी हायरार्की। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं स्पीड बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं साइज मिनिमाइज हो जाता है, साइज जो है वो डिक्रीज होता है, स्पीड स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो दीज आर थ्री पैरामीटर्स जिसकी बेस पे डिसाइड करते हैं कि साइज कितना होगा, ठीक है। अगर रजिस्टर के लिए कैशे का साइज बढ़ाएंगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी सिस्टम की, ठीक है। और एक और चीज भी होती है कि सिस्टम हीट अप ज्यादा हो जाता है। ये एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं। फंक्शनल इफेक्ट्स, नॉन फंक्शनल इफेक्ट्स। तो नॉन फंक्शनैलिटीज भी देखी जाती है। आप सिस्टम में कभी नॉन फंक्शनैलिटी देखते हो? तो आप मोबाइल फोन्स गैजेट्स इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं, आप नॉन फंक्शनल कुछ चीज़ देखते हैं, नॉन फंक्शनल समझ रहे हैं चीज़ कि जिसका कोई काम नहीं होता, जिसकी बेस पे कोई फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, फंक्शन में डिफर नहीं करते, फंक्शन कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आती, समझिए ऐसी। और जब आप मोबाइल फोन लेके आते हो, आपकी स्क्रीन देखिए, स्क्रीन साइज क्या है, स्क्रीन साइज से उसमें भी फेसबुक चल रही है, उसमें जैसे व्हाट्सएप, what is meant by screen sharing, screen size. The screen size is basically is your non-functional requirement. इस तरह से और भी बहुत सारी कलर इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। उससे फंक्शनैलिटी ब्लैक कलर का भी वही फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है जो कि जो है ब्लू कलर का जो सेल फोन है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो फंक्शंस आर सेम बट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ये। तो बहुत सारे कस्टमर जो हैं ऐसे होते हैं जो कि डिसीजन कर रहे होते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बेस पे। तो दैट इज व्हाई नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये जो कॉस्ट साइज स्पीड था, these are functional requirements, okay, but still हीट जो है, हीट या इस तरह की चीज जो कॉस्ट है, इस तरह की चीजें होती हैं जो फंक्शन आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इनको भी सामने रख के आपने डिसाइड करना होता है व्हाट शुड बी द साइज ऑफ दीस टाइप, ओके। ओके, तो ये सीपीयू में ये सारी चीजें होती हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। लॉजिकल में एंड और एंड स्टफ लाइक दैट, अरिथमेटिक में प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। सीयू कंट्रोल यूनिट, आपको मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता होगा सीयू क्या करता है, डिसीजन करता है। और इसका जो मेजर जो इसका फंक्शन होता है वो नहीं आपको पता। आप बुक जाके पढ़ेंगे ना एफएससी की या आईसीएस की, या उसमें जो मेजर कंपोनेंट वो बताएगा ना इसका सीयू का, मेजर फंक्शनैलिटी सीयू की होती है पल्स जनरेशन। अब आपको पता नहीं होगा पल्स क्या होती है, 0101 क्लॉक पल्स इसको कहते हैं। तो क्लॉक पल्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है, व्हाई क्लॉक पल्स इज इंपॉर्टेंट? आप ये बताएं कि सीपीयू का जो मेजरिंग यूनिट है वो क्या है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं ये सीपीयू की पावर लेस है, ये ज्यादा है। गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, ठीक है। गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या होगा?
अगर मैं कहूँ कि एक सीपीयू है, उसका साइज जो है वो 1 गीगाहर्ट्ज है, एक सीपीयू है उसका साइज, उसकी जो स्पीड है, सॉरी स्पीड जो है वो है 1 मेगाहर्ट्ज। एक की स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज है, एक की स्पीड 1 मेगाहर्ट्ज है। इसका मतलब है हर्ट्ज का मतलब है पर सेकंड, और 1 गीगा का मतलब होता है 2 रेज़ पर 30, 2 रेज़ पर 30 पर सेकंड, इसका मतलब होता है 2 रेज़ पर 20 पर सेकंड। 1 गीगाहर्ट्ज मीन इसकी इतनी स्पीड है, इसका मतलब क्या है, या 1 मेगाहर्ट्ज इसकी स्पीड का मतलब 220 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 रेज़ पर, इसको 3 टाइम्स लेस कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू 6 पर सेकंड। 10 raised per 6 is equal to 1 million. 1 million per second. 1 million per second what? Pulse. This is one pulse. This is next. This is next. This is one pulse. 1 million एक सेकेंड में सीयू इस तरह की पल्स जनरेट करेगा, इसका मतलब यह। अब इससे क्या होगा? पल्सेस 1 मिलियन जनरेट हो रही हैं या 10 मिलियन जनरेट हो रही हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? स्पीड का फर्क पड़ेगा। कैसे? ज्यादा पल्सेस होंगी तो क्या होगा? सो व्हाट? सीयू का बेसिक पर्पस क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन। इंस्ट्रक्शन फैच होती है, डीकोड होती है, एग्जीक्यूट होती है, ठीक है? तो फैच ये कर रहा होता है, डीकोड कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है यूजिंग इट्स रजिस्टर्स, ठीक है? जो इंस्ट्रक्शन आप में एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन बताता हूँ, जैसे आई हैव इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल डी इक्वल टू डी प्लस 1, दिस इज अ स्टेटमेंट, इज सी डाउन है, व्हाट इज डी? D is a variable. from programming language की बात करें, D is a variable right now. तो अगर हम देखें variable क्या होता है? Variable is a memory location. memory की location है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं D है। D का address of in a memory. तो याद रहे, हमेशा ये बात याद रखें कि जो भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करना है, it should be in the memory. उसके ऊपर भी आते हैं। So इस जब ये इंस्ट्रक्शन जो है, ये कंपाइलर कंपाइल करने से फाइनल इंस्ट्रक्शन जो सी का कंपाइलर, जैसे जीसीसी कंपाइलर है सी का, तो इसको कंपाइल करता है, इसके बेस 3 बेसिक माइक्रो ऑपरेशंस जो है वो ट्रांसलेट होते हैं। जैसे फाइनल इंस्ट्रक्शन लो लेवल असेंबली है, लेवल इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी है? जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है सीपीयू ने जो वो उसके जो सारे कॉन्टेंट्स हैं, जो उसके ऑपरेंड्स हैं, दे शुड बी इन द रजिस्टर्स, क्योंकि सीपीयू ने जो भी काम करना है वो अपने रजिस्टर्स को यूज करके करना है, और उसने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो इन रजिस्टर को यूज करके करना है। और डी जो पड़ा हुआ है वो तो मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो डी कैसे रजिस्टर में आएगा? तो एक रीड की इंस्ट्रक्शन होगी, रीड स्पोर्स डी, ठीक है? रीड R1 डी, इसका मतलब ये है कि डी को रीड करो, R1 ने रीड किया। उसके बाद हमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंक्रीमेंट एंड ऐड, तीन इंस्ट्रक्शन है जो कि R1 को सिंगल से ऐड कर रहा है, सपोज 1 से, ठीक है? कि R1 में 1 ऐड करो और 1 R1 में ऐड करो, ठीक है? ऐसे इंस्ट्रक्शन है, कोई वैल्यू में यूज नहीं कर रहा है। उसके बाद राइट की इंस्ट्रक्शन होगी जो कि दोबारा से इस रजिस्टर की वैल्यू दोबारा से उस मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेगी, R1 की वैल्यू है वो D के ऊपर दोबारा राइट करेगी। फाइनल इंस्ट्रक्शन के लिए इसके कंपाइलर ने ट्रांसलेशन की है लो लेवल की इंस्ट्रक्शन। इस तरह की एक इंस्ट्रक्शन एक पल्स में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो more the number of pulses, more the number of instruction can be executed. 1 million per second means एक सेकंड में इस तरह की माइक्रो इंस्ट्रक्शन 1 मिलियन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और इसका मतलब ये है 10 raised to power 9, 10 raised to power 9 instructions, which is around
10 billion? No. 10 crore. 10 is per 8 is equal to 1 crore. 10 crore. 10 crore instructions per second will be executed by this processor. अगर आपका प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। जो काम ये 1 सेकंड में करेगा, ये वाला प्रोसेसर, अगर ये एक प्रोसेसर ये वाला काम जो है अगर 1000 सेकंड में करेगा, वो ये वाला प्रोसेसर 1 सेकंड में कर देगा। इतना डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। और अगर हम बात करें 2 गीगाहर्ट्ज की, ठीक है, या 4 गीगाहर्ट्ज की, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये एक काम 1 सेकंड में करता है तो ये हाफ सेकंड में करेगा, और ये वाला काम जो है वो 1/4 सेकंड में करेगा। ठीक, सो आपको सीपीयू का आइडिया होगा कि सीपीयू का बेसिक पर्पस क्या है, उसने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शंस होंगी किसकी? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की। सो लेट्स सी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर आते हैं। आपने कोई प्रोग्राम लिखना है तो आप क्या करते हो? अच्छा, प्रोग्राम लिखते हैं आप क्या करते हैं? लैब में जाते हैं, सिस्टम के ऊपर बैठते हैं, क्या होता है? सिस्टम ऑन ही है, विंडो चल रही है, आपने जिसके ऊपर, हाँ, आप आईडीई ओपन करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, कोड ब्लॉक है, सी की प्रोग्रामिंग करने कोड ब्लॉक ओपन कर दिया, फिर उसके बाद लिखना शुरू करते हैं आप प्रोग्राम को। बेसिकली वो आईडी इसको इस वजह से कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, क्योंकि उसमें एडिटर भी होता है, उसमें एक कंपाइलर भी होता है, ठीक है, एंड सो उसमें आपकी एग्जीक्यूशन और प्रोफाइलिंग या डिबगिंग एनवायरनमेंट भी होता है, तो इस वजह से उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। सो आईडी आपने ओपन किया, आपके पास ये एक आईडी है, कोड ब्लॉक है, आप उसको ओपन किया, उसका एडिटर आपने ओपन किया, यहाँ पे आपने अपना कोड लिखा, प्रोग्राम का नाम लिखा आपने हेलो वर्ल्ड या प्रोग्राम .c यहाँ पे कोड लिखा। ये एक फाइल है, ये फाइल कहाँ पे स्टोर होती है? जब मैं स्टोरेज की बात करूँ तो इनमें से एक आंसर होगा, रजिस्टर्स, कैशे, रैम, हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल मेमोरी। तो फाइल कहाँ पे स्टोर होती है? रैम के ऊपर। रैम के ऊपर फाइल स्टोर हो सकती है, क्यों? लॉस, फाइल आपकी लॉस नहीं होती। ये है आप एक प्रोग्राम लिखते हो, आपने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, आपका आपने सिस्टम को ऑन कर दिया, वापस आया, आप दोबारा जल्दी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको वो फाइल आपने सेव की होती है। तो अगर वो रैम में होती है वो फाइल, तो वो लॉस होती है, उसका मतलब है कि वो लोग फाइल रैम में नहीं है, तो वो शुड बी ऑन हार्ड डिस्क स्टोरेज। सो वहाँ पे वो फाइल की, तो जब आप प्रोग्राम एडिट करते हैं तो प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होता है? जो फाइल, जब भी हम फाइल का वर्ड यूज करते हैं तो फाइल का मतलब ये है, फाइल इज अ बेसिक स्टोरेज यूनिट, ठीक है, ऑफ एनी स्टोरेज डिवाइस। फाइल जब भी हम यूज करेंगे इसका मतलब है कि वो हार्ड डिस्क पर वो चीज स्टोर हो रही है। तो ये जो फाइल है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क पर स्टोर हो रही है, तो हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क यहाँ पे आपको फाइल जो है वो स्टोर हो रही है। तो ये क्या है? ये है प्रोग्राम। तो वैसे ये प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहेंगे तो गलत होता है, जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देख सकता हूं, ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट राइट, दिस इज आल्सो एन इंस्ट्रक्शन। तो सेट ऑफ एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो ये एग्जीक्यूट जो जिसको मशीन जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। अब ये प्रोग्राम आपने देखे कि हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि जो भी चीज चलनी है सिस्टम में वो मेमोरी में होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने ये फाइल बनाई है, कुछ नहीं एग्जीक्यूटेबल नहीं, इसमें आप होता है आपने इतनी एरर ना हो, एग्जीक्यूटेबल कोई ना हो।
आप उसको कंपाइल करते हैं यूजिंग कंपाइलर, ठीक है। आप वो आईडी में बटन प्रेस करते हैं कंपाइल का, वो इसको कंपाइल कर देता है। और अगर इन केस अगर आप कमांड लाइन यूज कर रहे हैं, आप खुद से जीसीसी के थ्रू कंपाइल करते हैं, तो वो एक एक्सप्लिसिट कंपाइलेशन है जो कमांड लाइन आप कर रहे हो, आपको पता है कौन सा कंपाइलर यूज हो रहा है। आईडी में इम्प्लिसिट कंपाइलर होता है, आपको नहीं पता कि बैकएंड में कौन सा कंपाइलर यूज हो रहा है, हम इस पर यूज कर देते हैं। आईडी आपको फैसिलिटेट करती है, इट प्रोवाइड्स इजी इंटरफेस, ठीक है। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का वर्ड आपका आइडिया होगा, इसमें आप खुद से इंटेंशनली कर रहे होते हैं, इसमें अनइंटेंशनली कोई चीज कर रहे हो। प्रोग्राम डॉट सी एक कंपाइल किया आपने, एक एग्जीक्यूटेबल जैसे फॉरवर्ड डॉट आउटपुट ये एग्जीक्यूटेबल, ये एग्जीक्यूटेबल तो सक्सेसफुल, ये भी एक फाइल एग्जीक्यूटेबल। तो फाइल कहां से खोलोगे, हार्ड डिस्क। इसमें जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये चलना शुरू होगा प्रोग्राम। चलने का मतलब ये है प्रोग्राम विल बी लोडेड इनटू द मेमोरी। रैम के अंदर आपका प्रोग्राम जो है वो लोड हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्रोग्राम रैम के अंदर लोड हो जाएगा तो प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा मतलब यहाँ पे ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन है एग्जीक्यूटेबल वो सारी की सारी यहाँ पे होगी, ओके। अब आप अपना सिस्टम रन कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस में वो रन कर दी, एक साथ ही आपने नोटपैड भी ओपन कर दिया, कैलकुलेटर भी ओपन कर लिया, आपने कोई गेम खेलने वो भी ओपन कर दिया, या साथ ही आपने सॉन्ग जो है वो प्लेयर को चला दिया, ऑडियो प्लेयर सॉन्ग भी आप साथ में सुन रहे हैं। तो इन पैरेलल आप सारी एक्टिविटीज कर रहे हो। सपोज आपके पास एक सिंगल सीपीयू है, तो सिंगल सीपीयू का मतलब ये है या तो वो इस प्रोसेस 1 की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, या वो प्रोसेस 2 की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, या 3 की सो। लेकिन आपको पता है कि सारी की सारी एप्लीकेशन इतनी पैरेलल रन हो रही होती है, तो आपको फील होता है कि ये सीवी एग्जीक्यूशन दरमियान में जिटर वगैरह भी आता है, एक चीज रुक जाती है और दूसरी चीज चलना शुरू होती है, फिर जब आप दूसरी चीज करते हैं पहली चीज रुक जाती है, इस तरह होता है। ऐसा नहीं होता। दैट मींस जो सीपीयू है वो सीरियल एग्जीक्यूशन नहीं करता, वो फिर क्या करता है, पैरेलल एग्जीक्यूशन करता है। पैरेलल एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि वो अब एट अ टाइम it is necessary to execute only as only the instruction for a process, for a single process at a time। एक खास टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी क्योंकि सिंगल प्रोसेस है। अब वो करता क्या है, वो कुछ इंस्ट्रक्शन इसके एग्जीक्यूट करता है, फिर कहता है अच्छा आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन इसके एग्जीक्यूट करता है, फिर इसको स्टॉप कर देता है, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन इसकी, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन इसकी, फिर दोबारा इधर आ जाता है, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन जहाँ से इसने छोड़ा होता है स्टॉप किया, फिर वहाँ से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, फिर नेक्स्ट ऐसे ऐसे। तो वो इतनी फास्टली मूव कर रहा होता है, ठीक है। एक सेकंड में उसने कितनी इंस्ट्रक्शंस, 10 करोड़ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी। आपने 10 करोड़ इंस्ट्रक्शंस का प्रोग्राम लिखा है, आप अगर 1 करोड़ लाइंस का प्रोग्राम लिखेंगे ना तो उसकी लो लेवल 10 करोड़ इंस्ट्रक्शन लगेगी और वो एक सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जितने भी प्रोग्राम्स आप रन कर रहे हो उन सारों की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मिलके भी तकरीबन 1 करोड़ नहीं बन रहे। तो आपको फील नहीं हो रहा कि एक सेकंड में वो सारी के सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा, और आपको फील हो रहा है कि वो सारी चीजें जो है ना वो एक साथ पैरेलल रन हो रही है, हालांकि वो पैरेलल रन नहीं हो रही, एट अ टाइम एक ही चीज हो रही है। ये इसके ऊपर इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, कि आप मल्टीपल टास्क इन पैरेलल परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर भी आते हैं। तो जैसे कि आप मूवी देखने के साथ में आप ये साथ में आप म्यूजिक भी सीख रहे हैं या बुक रीड कर रहे हैं, म्यूजिक भी सीख रहे हैं, मैं इसकी काम कर रहा हूँ। जब आप बुक रीडिंग कर रहे हैं साथ में म्यूजिक सुन रहे हो, ठीक है, तो यू आर एक्चुअली डूइंग मल्टीटास्किंग। अब आपके ख्याल में ये पैरेलल प्रोसेस है, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च को कहती है कि एट अ टाइम एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर सिर्फ आप एक टास्क कर रहे होते हैं और आप इतनी जल्दी से स्विच कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि आप इतना काम कर रहे हैं।
फॉर एग्जांपल अगर आप लिसन करें, ज़्यादा लिसन को तो कंसंट्रेट करेंगे, एक्चुअली वर्ड्स क्या है, आप जिस म्यूजिक लिसन कर रहे हैं उसमें अगर आपको टिपिकल म्यूजिक गाना में आता है आपको फील नहीं होगा। अगर आप उसके वर्ड्स पे फोकस करेंगे तो आप रीडिंग मिस कर रहे हैं, अगर आप रीडिंग को फोकस करेंगे तो आप लिसनिंग मिस कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली वो वर्ड उसने क्या कहा था। अगर आप इन केस एक न्यू सॉन्ग सुन रहे हैं, ऐसा सॉन्ग जो पहले आपने कभी नहीं सुना, तो ऐसी बुक रीड कर रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं रीड। ठीक है, तो एग्जैक्टली इस तरह से सीपीयू जो है वो भी एट अ टाइम एक ही काम कर रहा होता है, लेकिन वो स्विच कर रहा होता है, इससे यहाँ से यहाँ से फिर दोबारा यहाँ से। तो इसको हम कौन सा प्रोसेस सीपीयू ने कब एग्जीक्यूट करना है, उसको कितना टाइम देना है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीपीयू मैनेजमेंट। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस कोर्स में पढ़ना क्या है। दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल which we will discuss in the whole course, CPU management। कि CPU कैसे मैनेज हो रहा होगा। अगर एक सिंगल CPU है, मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, तो CPU कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह CPU डिसाइड करेगा किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, कब एग्जीक्यूट करना है, कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये है CPU मैनेजमेंट। नंबर 2, अब जब आपने 4-5 प्रोग्राम्स आप चला रहे हैं, इसका मतलब वो सारे के सारे मेमोरी में, तो कौन सा प्रोसेस मेमोरी में किस जगह पे होगा, कौन सा प्रोसेस मेमोरी में कितनी जगह लेगा, उसका स्टार्टिंग एड्रेस, उसका एंडिंग एड्रेस। ठीक है, और इन केस सपोज प्रोसेस 1 GB का साइज है, प्रोसेस 2 GB है, प्रोसेस 3 1 GB है, प्रोसेस 4 जो है वो भी 1 GB का है। तो आपके पास जो रैम है ना वो है 3 GB। सपोज 4 GB रैम का है और 1 GB जो है ना वो यहाँ पे पड़ी हुई है, बाकी ये वाली अवेलेबल है। सपोज ये अनयूजेबल है, ये अनयूजेबल जो है ये भी डिस्कस करते हैं। ये आपके पास ये जो रैम है ये 3 GB है, ये यूजेबल है। पहला प्रोसेस है 1 GB का, आप उसको लोड कर लिया, आपने इसको इस जगह पे लोड कर दिया 1 GB। दूसरा प्रोसेस है आपने इसको इस जगह पे लोड कर दिया 1 GB। तीसरा थर्ड प्रोसेस है आपने इसको यहाँ पे लोड कर दिया 1 GB। तो 3 GB कंप्लीट हो गया। P4 में आपको 2 GB रैम चाहिए, वो लोड होगा इसमें नहीं होगा। सपोज P1 और P2 ने अपना P1 ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, इसको हमने अनलोड कर दिया, और P3 ने भी अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, इसको हमने अनलोड कर दिया। कितनी मेमोरी है? 2 GB। 2 GB इसको यहाँ पे लोड कर सकते हैं। ऑल्दो मेमोरी इज 2 GB, लेकिन कंसेप्ट नहीं है, इधर भी है 1 GB, इधर है 1 GB, इधर दरमियान में एक और प्रोसेस है। तो ये हम मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल में, दूसरा मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस मेमोरी में किस जगह पे लोड होगा, कितना साइज होगा उसका। और इन केस अगर इस तरह के इश्यूज आते हैं तो क्या हमने कंसेप्टिव मेमोरी एलोकेट करनी है प्रोसेस को, या नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेट भी कर सकते हैं। 1 GB इधर से दे दिया, 1 GB इधर से दे दिया, तो उससे भी रिकॉर्ड और रखना पड़ेगा। एक प्रोसेस है उसको 4 चंक्स मिल गए हैं, 10 चंक्स मिल गए हैं, 12 चंक्स मिल गए हैं, 100 चंक्स मिल गए हैं। उन 100 चंक्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कौन सा चंक भाई इसकी 4 है, कौन सा चंक पी का है, कौन से चंक्स में है वो भी लोग हैं। तो एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा। तो दूसरा मॉड्यूल हम डिस्कस जो करेंगे वो है मेमोरी मैनेजमेंट। उसमें हम डिस्कस क्या कर रहे होंगे, लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है, टेक्निक्स, ठीक है, पेजिंग इज अ टेक्निक जो कि हमें फैसिलिटेट करती है कि हम नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेट करें प्रोसेस को, क्योंकि जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होना है उसको मेमोरी में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और हार्ड डिस्क के ऊपर अगर 100 कैंडिडेट्स हैं, 100 प्रोसेस हैं वो चलना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूट होना चाह रहे हैं, तो कौन से प्रोसेस मेमोरी में पहले लोड होंगे, कौन से बाद में होंगे, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रायोरिटीज एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसको अनलोड करना है। अगर एक प्रायोरिटी किसी और प्रोसेस की हायर हो रही है, रैम की जगह जगह किस प्रोसेस को एज ए क्रिटिकल प्रोसेस यूज करना है और उसको बाहर निकालना है और उसको लोड करना है। तो these issues we will discuss
इन मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल। नंबर 3, इसका मतलब यही है कि जब भी आपने जो दूसरा पहला तो टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम करता गया, दूसरा टास्क ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जब आप एक नया हार्डवेयर देखेंगे, न्यू हार्डवेयर, तो उसके लिए आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे? तो दीज आर 4 मेजर कंपोनेंट्स। आपने सीपीयू को मैनेज करना है, आपने मेमोरी को मैनेज करना है। क्यों मैनेज करना है मैंने आपको बता दिया, सीपीयू को क्यों मैनेज करना है मैंने आपको बता दिया। हार्ड डिस्क का मतलब है स्टोरेज डिवाइस। फाइल जो है वो डिस्क के ऊपर किस तरह से स्टोर होंगी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। एक फाइल रीड ओनली है, उसके ऊपर परमिशन सेट की है आपने रीड ओनली, उसको अगर कोई राइट करने की कोशिश करेगा तो एरर कैसे आएगा। तो दीज आर द इश्यूज वी विल डिस्कस इन द स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज मैनेजमेंट। तो तीसरा इसका जो कंपोनेंट है वो स्टोरेज मैनेजमेंट, इसको हम फाइल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट कहते हैं। ये लास्ट जो इसका कंपोनेंट है वो आईओ डिवाइसेस मैनेजमेंट। आईओ डिवाइसेस का मतलब ये है कि अगर कीबोर्ड एक आईओ डिवाइस है, तो जब हम कीबोर्ड से एक की प्रेस करते हैं तो डेटा कैसे रीड होता है। सिस्टम के ऊपर अगर एस प्रेस करते हैं तो एस कैसे प्रिंट होता है सिस्टम के ऊपर। तो इस तरह से और भी आईओ डिवाइसेस जो हैं हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम राइट करना है तो आपको 4 मॉड्यूल्स लिखने पड़ेंगे। सीपीयू मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट और ओके। सो आपको मैंने एक ओवरऑल ओवरव्यू दिया ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। राइट नाउ एनी क्वेश्चन जो आपको फील होता हो, कोई भी क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, हमें कोई पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ना कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है या आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, ऐसा नहीं। हमें जनरल जो उसकी टेक्निक्स हैं, जो मेमोरी मैनेजमेंट में जो आप एक्चुअल में टास्क परफॉर्म करते हैं, सीपीयू मैनेजमेंट में टास्क परफॉर्म करते हैं, वो कौन कौन से टास्क हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, बेसिक जो आपको बैकग्राउंड चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का, वो बेसिकली हमने डिस्कस करना है, ना कि किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करना है, ऐसा नहीं। सो इस पूरे कोर्स में हमने ये 4 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। अब इसकी जो प्री रैक है इसमें लिटिल बिट अराउंड 10% सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब सी में स्मॉल छोटे छोटे कोड है, लाइक एक कोड की एग्जांपल देता हूँ। ये कोड है, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इतना सा प्रोग्राम है, बस इसको ये एग्जीक्यूट करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। फॉर इन सिस्टम कॉल एक सिंपल फंक्शन। सो ये छोटे छोटे फंक्शन हैं। आपने बेसिकली अगर लिनक्स इंस्टॉल नहीं की है तो आप लिनक्स की कोई फ्लेवर ubuntu इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डुअल बूट करना चाहते हैं सिस्टम को डुअल बूट करना है आपको फायदा होगा। तो हमने ये छोटा सा प्रोग्राम है, उसको लिनक्स के फाइल को फाइल लाइब्रेरी से रन करना है। विंडोज स्टोर नहीं करेगी ये सिस्टम कॉल, विंडो में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। तो ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं ये 10% हमारी इसमें कोडिंग है, बाकी 90% theory of concepts. Yeah. So in the next class inshallah we will discuss formally ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है और इन मॉड्यूल्स को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने सबकी बात कर रहे थे कि ऑनलाइन सेंड नहीं किया था।